हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में मींस इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो हर टॉपिक का आपको वीडियो बना करके आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन, द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग induced EMF. The phenomenon of producing induced EMF. EMF means electromagnetic force and induced current. And induced current in a closed circuit due to the change in magnetic field or magnetic flux density. Magnetic flux linked with the closed circuit is known as electromagnetic induction. Is known as electromagnetic induction. तो electromagnetic induction का definition क्या कहेंगे? The phenomenon of producing induced EMF means electromagnetic force and induced current in a closed circuit. In a closed circuit due to the change in magnetic field or magnetic flux linked with the closed circuit is known as electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको डेफिनेशन समझ में आ चुका है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एंड इंड्यूस्ड करंट होता है। किसमें? इन अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस फिनोमेना को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन हो गया। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जानेंगे। जैसे इसमें दिया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग जानेंगे क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स through any surface is defined as the total number of magnetic lines passing magnetic lines passing through that surface. सरफेस। ध्यान से समझिएगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें दो चीज है, एक मीन्स व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग अभी पढ़े हैं डिफिनीशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग पढ़े क्या? द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट due to current in a closed circuit due to the change in magnetic field or magnetic flux
in link with the closed circuit is known as magnetic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर दो वर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपको डिटेल में हम समझाएंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है, किसी भी सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है तो उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से जब कोई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करता है तो उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़े हुए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन पढ़े थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस से पास करता है। सपोज दैट ये जो है क्लोज सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से पास करता है। क्या करता है? ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सरफेस से जब पास करता है तो यही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। सपोज दैट ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो एंगल थीटा बना रहा है और इसको हम लोग ये से डीएस की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, डीएस का मतलब ये पूरे एरिया की बात ना करके हम इस स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं। ये एन यूनिट वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो इस तरह से अगर हमको करना हो फॉर्मूला तो फाई एस इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई एस इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट हटाए हैं तो ये कॉस थीटा आया है। ये फाई एस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई एस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई एस का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एस वेक्टर इज द एरिया, सरफेस एरिया। दिस इज द सरफेस एरिया। ये आप डीएस जो है वो स्मॉल सरफेस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, ये तो पूरा सरफेस एरिया हो गया। तो हम स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास करता है स्मॉल एरिया में तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा फाई एस इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर होगा। क्या होगा? बी वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर होगा। और जैसे ही अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, या डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारा कॉस थीटा मिलता है। याद रखिएगा, ये कॉस थीटा बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और डिटेल में इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को स्पेशल केसेस के बारे में हम बताएंगे। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स का हम स्पेशल केस की बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या बात करेंगे? स्पेशल केस की बात करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 6 चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। स्पेशल केसेस, फर्स्ट स्पेशल केसेस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए फाई एस इज इक्वल टू क्या है? बी डी एस कॉस थीटा है। फाई एस इज इक्वल टू क्या है? बी डी एस कॉस थीटा। सपोज दैट थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा वो जानेंगे। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग, दैट इज uniform magnetic field is acting perpendicular to the surface. Then ध्यान से समझिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में जो एंगल का परमिशन होगा वो 0 डिग्री होगा। याद रखिए यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब ये मत समझिए कि 90 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं सरफेस, ये सरफेस जो है ये अगर परपेंडिकुलर होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर पास करता है। मींस ये सरफेस की ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस ये शो कर रहा है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड lines perpendicular to the surface, uniform magnetic field lines perpendicular to the surface। तो हम क्या कहेंगे? तो हम करेंगे क्या? फाई एस इज इक्वल टू बी टी एस और ये cos 0 कर लेते हैं। तो बताइए cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस कंडीशन में फाई एस इज इक्वल टू बी डी एस। तो याद रखिएगा इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के अगर वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। याद रखिएगा हमेशा मैक्सिमम कब होगा? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। सो इट इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। सेकेंड केस की बात करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज लिखेंगे क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज along the plane of the surface, along the plane of the surface,
देन हम लिख सकते हैं फाई एस इज इक्वल टू बी डी एस और कॉस 90 डिग्री, सिंस हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो फाई एस इज इक्वल टू 0 मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कब होगा, किस केस में 0 होगा, जब means when theta is equal to 90 degree, that is uniform magnetic field along the surface, जब along the surface होता है तो उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। याद रखिएगा 0 कब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस along the surface होता है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस तो उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में भी हमेशा दिया रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग द प्लेन सरफेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग द सरफेस होगा तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तो उस कंडीशन में एंगल का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री होगा। एक और लास्ट की बात कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट टू द प्लेन सरफेस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट टू द, आप समझिए कि वेन थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं 180 डिग्री, क्या होगा, when theta is equal to 180 degree, then theta uniform magnetic field line is acting opposite to the plane surface, then हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। उस कंडीशन में ये वैल्यू जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू होगा वो निगेटिव बन जाएगा। तो याद रखिएगा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा। मीन्स कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, देन थीटा इज इक्वल टू 0 and magnetic flux is maximum, and when magnetic field lines along the surface then theta is equal to 90 degree and magnetic flux is 0, and when magnetic field lines opposite to the direction of the to the direction of surface then theta is equal to 180 degree and the magnetic flux is नेगेटिव। तो नेगेटिव याद रखिएगा, पॉजिटिव ये हुआ स्पेशल केस। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत इजी है। अब इसका यूनिट हम बताएंगे तो याद रखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम लिख भी दे रहे हैं इसका, it is a scalar quantity। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो याद रखिए हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री होगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। जब थीटा का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री होगा उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेंगे।
अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर इसको डिफाइन करना होगा, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ये तीनों एक ही हैं। क्या है? तीनों एक ही है, तीनों का डिफिनीशन एक ही है, तीनों अलग अलग नाम से जानते हैं बट है तो एक ही। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहिए, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहिए, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, तीनों को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज defined as the magnetic flux per unit area, the magnetic flux per unit area, that is हम लिख सकते हैं phi by a is equal to, ये हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 5 बाई ए। याद रखिएगा, B इज इक्वल टू 5 बाई ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, A जो है एरिया है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड कहिए, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहिए, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहिए, या सिंपली आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहिए। बहुत सारा नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या हम कहेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरह से ये डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स की हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे फर्स्ट बात करते हैं एसआई, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ध्यान से समझिएगा, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या होता है? वेबर होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन वी कैन से दैट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। अगर आपसे ये पूछे जाए कि एक वेबर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, सिंस आप जानते हैं फाइव एस इज इक्वल टू बी इंटू ए, या एस कर लेते हैं, बी इंटू डी एस कर लेते हैं। तो इसको तो 1 वेबर कर लेते हैं। क्या? 1 वेबर कर लेते हैं। ये 1 वेबर है। और आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला से डिनोट करते हैं। क्या चीज से करते हैं?
टेस्ला, और ds जो है वो एरिया है, तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो हम 1 वेबर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा 1 वेबर का वैल्यू कितना होगा, तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। हम करेंगे क्या? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर मीन्स 1 वेबर इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे उसके बाद हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन की बात करेंगे। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सीजीएस यूनिट की बताएंगे। चलिए, आप ले चुके होंगे तो इसको मिटा रहे हैं। और याद रखिएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है। हम आपको बता चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए, अब हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैक्सवेल। याद रखिएगा सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -8 वेबर। क्या लिखेंगे? 10 टू पावर -8 वेबर। ये आपका 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू होता है। जिस तरह से हम लोग 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू पावर -4 गाउस पढ़े हुए थे, ठीक उसी तरह से 1 वेबर इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -8 वेबर। क्या हम करेंगे? 10 टू पावर -8 वेबर। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जनरली हम लोग जानते हैं ml² t का पावर -2 a का पावर -2 हम लोग जानते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर ये कैसे आया है। तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा। सिंस हम लोग जानते हैं क्या फाई इज इक्वल टू b इंटू ds। क्या जानते हैं? फाई इज इक्वल टू b इंटू ds और ds को थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो cos थीटा से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं सो और फाई यहाँ पर लिखेंगे क्या? सिंस b इज इक्वल टू आप लोग जानते होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू f बाई क्यू भी। क्या जानते हैं? b इज इक्वल टू f बाई क्यू भी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हमें फाई का निकालना है सो फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। फाई एस कर ले रहे हैं इज इक्वल टू b का डायमेंशनल फॉर्मूला और ds का मतलब एरिया कर लेते हैं। तो b के जगह पर f बाई क्यू भी कर लेते हैं और ds कर लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, f का जो होता है mlt का पावर -2 होता है और ये आवेश है मीन्स चार्ज है, चार्ज का होता है it।
IT को हम लिख सकते हैं AT कर सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है चार्ज का वो AT होता है और V का जो होता है वो LT का पावर -1 होता है। क्या होता है? LT का पावर माइनस वेलोसिटी का ये होता है LT का पावर -1 और इनटू DS जो है एरिया का L स्क्वायर कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं। F का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT का पावर -2, Q जो है वो चार्ज है, चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो AT होता है और V जो है वो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो LT इनवर्स होता है और DS जो है वो एरिया है, एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L स्क्वायर। इसको जब कंबाइन करिएगा तो फाई S का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो लिख सकते हैं mL स्क्वायर T का पावर -2 A का पावर -2। इस तरह से ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला mL स्क्वायर T का पावर -2 A इनवर्स, ये A इनवर्स हो जाएगा। ये कर लीजिएगा mL स्क्वायर T, A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, ये M होगा और L कट जाएगा तो L स्क्वायर कर लेते हैं और आपका ये T कट जाएगा तो T इनवर्स T का पावर -2। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फॉर्मूला था हमारा किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। और याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए हमें बार बार बताना पड़ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है, तो कहेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिए डिटेल। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कुछ समझ में और डिटेल में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से आप समझिएगा किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया रहता है। यदि आपको इतना करने आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ ले, इस क्वेश्चन को पढ़िए। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज 0.2 टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू जो है वो कितना है, बताइए। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन लूप होता है तो 0 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। और एरिया दिया है A इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर और B का वैल्यू जो दिया है 0.2 टेस्ला दिया है। पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो हम जानते हैं सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। BA cos थीटा लिखिए या BS cos थीटा लिखिए, ध्यान से समझिए। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा लिखिए या फाई इज इक्वल टू BDS cos थीटा लिखिए, कोई मतलब नहीं यहाँ बनता है। A जो है एरिया है, वहां DS जो है वो भी एरिया था, तो हम लिख सकते हैं क्या, B के जगह पर 0.2, A के जगह पर 0.1 और cos 0 डिग्री कर लेते हैं। और आप जानते हैं सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.1 इंटू 1 कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका फाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा कितना, 0.02 और इसका यूनिट कितना होता है, वेबर।
तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। ध्यान से समझिए न्यूमेरिकल किस तरह से बनाते हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद हम उसको नोट करते हैं। जैसे हम पढ़ लिए, पढ़ने के बाद हम इसमें देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस है, मींस एंगल जो है वो 0 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पर एरिया दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। और देख रहे हैं 0.2 टी, ये टेस्ला डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, तो B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला कर लेते हैं। और फाई इक्वल टू व्हाट करते हैं, तो हम जानते हैं सिंस फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सो B के जगह पर B का वैल्यू पुट करते हैं 0.2 इंटू, और A के जगह पर 0.1 पुट करते हैं, cos थीटा के जगह पर आप 0 रखिए सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 0.02 वेबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सेकेंड और लास्ट न्यूमेरिकल बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिएगा, the magnetic field in a certain region is given by B vector is equal to 4i cap minus k cap Tesla. How much magnetic flux passes? How much magnetic flux passes through the loop of area 0.1 meter square in this region. If the loop lies flat on the xy plane, ये इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग को करना क्या होता है, ध्यान से न्यूमेरिकल हम लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया है, उसके बाद हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए आप भी। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i cap minus k cap Tesla. How much magnetic flux passes through the loop of area 0.1 meter square in this region if the loop lies flat on the xy plane? तो यहाँ पर B का वैल्यू दिया हुआ है, B वेक्टर इज इक्वल टू 4i cap माइनस k cap टेस्ला, और आपका एरिया दिया है A वेक्टर इज इक्वल टू 0.1 के कैप कर लेते हैं और मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, के कैप क्यों लगाएं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है।
तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। जब एक्स वाई प्लेन पे रहता है तो के को लेते हैं, एक्स वाई प्लेन रहता है तो के को लेते हैं, और वाई जेड रहता है तो हम आई को ले लेते हैं। मतलब इस तरह से आप समझिएगा, ये एक्स वाई और ये जेड है। जब एक्स वाई प्लेन पे होता है तो ये आई कैप, जे कैप और ये के कैप से डिनोट करते हैं। तो जब एक्स वाई प्लेन पे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो हम के कैप को लेते हैं। जब जे के प्लेन पे होता है तो आई कैप को लेते हैं, और जे और के आई प्लेन पे होता है तो हम जे कैप को लेते हैं। ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। फिर पूछ रहा है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या, तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंस आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह पर 4i कैप माइनस के कैप कर लेते हैं, और डॉट ए वेक्टर की जगह पर 0.1 के कैप कर लेते हैं। अब आप ध्यान से यहां पर समझने वाली बात है, वेक्टर का टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे कि यदि हम आई के को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, आई और के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके बीच में जो होता है एंगल 90 डिग्री का होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। या फिर आप लिख सकते हैं के कैप और जे कैप इज इक्वल टू 0, या जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0। हम क्या लिखते हैं, आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, ये हमेशा न्यूमेरिकल में काम करेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे जुड़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, के को के से करेंगे तो 1 यानी कि 0.1, और इसका जो वैल्यू होगा मीन्स यूनिट होगा वेबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, फ्लक्स इनवर्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द लूप। लिखेंगे माइनस नेगेटिव सो दैट नेगेटिव shows that, लिखेंगे that the flux is inward through the surface of the loop, inward through the surface of the loop। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप याद रखे रहिएगा, आई वेक्टर डॉट आई यूनिट कैप डॉट के यूनिट कैप इज इक्वल टू 0, या फिर के यूनिट कैप डॉट जे यूनिट कैप इज इक्वल टू 0, या जे यूनिट कैप डॉट आई यूनिट कैप इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसको अगर डॉट और यूनिट हटाते हैं तो cos 90 का वैल्यू होगा, और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 डिग्री होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और यहां पर हमेशा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता है। ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, ये याद नहीं रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं, और फाई का वैल्यू पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट करते हैं, और सिंस हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं आंसर फाई इज इक्वल टू माइनस 0.1 वेबर। ये नेगेटिव शोज करता है दैट फ्लक्स इज इनवर्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द लूप, ये सरफेस ऑफ द लूप के इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक जो है
मैग्नेटिक फ्लक्स का खत्म हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग फिर नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।